Assalamu alaikum. So in this video, we will discuss chapter number 40, which is the third chapter of respiration series. In this chapter, we are going to discuss about the principle of the gas exchange. तो आप लोगों को पता है पिछले दो चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया था पल्मोनरी वेंटिलेशन को, जिसमें इंक्लूड होती है इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। यानी सिंपली आप उसमें डिस्कस करके आए हो कि जो एयर आप इंस्पायर करते हो एटमॉस्फेयर से लंग्स में, और जो लंग्स से एक्सपायर करते हो आप एनवायरनमेंट में। तो अब हम डिस्कस करेंगे जो एयर आप इंस्पायर कर रहे थे वो लंग्स में आके एल्वियोलाई में आती है, एल्वियोलाई के बाद डिफ्यूज होके उन्होंने ब्लड में आना होता है। तो अब हम इस डिफ्यूजन को डिस्कस करेंगे कि एल्वियोलाई से जो हमारे पास एयर ब्लड में जाती है और जो ब्लड से हमारे पास वापस एल्वियोलाई में जाती है ताकि उसको एक्सपायर किया जा सके। सबसे पहले तो हमें पता है कि जो हमारे पास होती है डिफ्यूजन होती है ऑक्सीजन की एल्वियोलाई से पल्मोनरी ब्लड में। यानी आप जो एल्वियोलाई में ब्लड एयर आती है वो ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है इनटू द ब्लड, और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में प्रेजेंट होता है वो रिमूव होता है ब्लड से इनटू द एल्वियोलाई और वो एक्सपायर हो जाता है बॉडी में से। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे होते हैं। तो हम इसमें फर्दर अब डिस्कस करेंगे चैप्टर में रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। इसमें डिफ्यूजन के अलावा रेट ऑफ डिफ्यूजन हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम कुछ फिजिक्स को रिवाइज करते हैं जो आप लोग पहले पढ़ चुके हो, बट हल्का सा आप लोग को ओवरव्यू होना चाहिए दोबारा से इन चीजों को समझने के लिए। फिर हम देखते हैं कि जो हमारे पास होती है गैस डिफ्यूजन में इस वाले में बाकी आपको सारा समझ आ जाएगा। ये भी आप लोग को वैसे तो पता है कि जो मेन एनर्जी होती है डिफ्यूजन के लिए वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स होती है। जो आप एयर जो आप एयर इंस्पायर करते हो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है जो कि डिफ्यूजन में हेल्प करती है। इसी तरह सेम हमारा जो ब्लड के अंदर गैस है, ब्लड है, इसके अंदर भी जो गैस है उसमें भी काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है विच विल हेल्प इन डिफ्यूजन। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं नेट डिफ्यूजन ऑफ गैस इन वन डायरेक्शन इफेक्ट ऑफ अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो आप डिफ्यूजन की डेफिनेशन पढ़ते आए हो कि मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो हमारे पास जहां पे गैस की हायर कंसेंट्रेशन होगी वो उधर उधर से मूव उस जगह पे करेगी जहां उसकी लोअर कंसेंट्रेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल यही है कि आप बस के अड्डे पे जाते हो, वहां पे दो लाइंस लगी हुई हैं, एक बहुत बड़ी लाइन है एक छोटी सी लाइन है, दोनों साइड आपको आप क्या करोगे, आप बड़ी लाइन से छोटी लाइन की तरफ चल जाओगे। दिस इज द डिफ्यूजन प्रोसेस। ये मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया, डिफ्यूजन में ये चीज ही हो रही होती है। अब देखो हायर कंसेंट्रेशन, अब इसमें हमारे पास डिपेंड करता है डेल्टा पी। जितना प्रेशर डिफरेंस ज्यादा उतना ज्यादा डिफ्यूजन हमारे पास ज्यादा होगी। तो ये आप लोगों ने इधर इसमें ये बताया। और नेक्स्ट हम जो टर्म हमें पता होनी चाहिए वो है पार्शियल प्रेशर। अब ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है जो मल्टीपल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो जो सरफेस पे प्रेशर लगाते हैं। अब जो मॉलिक्यूल है उन्होंने किसी सरफेस पे प्रेशर लगाना है ना, जितना वो प्रेशर लगाते हैं वो उनका पार्शियल प्रेशर होता है। अब हमने ये इनका जो प्रेशर है वो देखना होता है रेस्पिरेटरी पासेजेस पे। अब वो किस बात पे डिपेंड करता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और कितने एरिया पे लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक छोटा सा एरिया है और एक बहुत बड़ा एरिया है, तो इस पे भी 10 मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं इतने बड़े एरिया पे, और इतने छोटे एरिया पे भी 10 मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास है प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जितना एरिया छोटा होगा उतना उतने मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल कांस्टेंट रखे तो छोटे एरिया पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। तो सिंपली याद रखना है प्रेशर ऑफ गैस एक्टिंग ऑन द सर्फेसेस ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेजेस एंड एल्वियोलाई इज प्रोपोर्शनल टू द समेटेड फोर्सेस इम्पैक्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। अब हमने सारे सम कर लिया कि कितना कितना पार्शियल लगा रहे हैं, और एरिया पे भी डिपेंड करता है। स्मॉलर द एरिया मोर द प्रेशर, अगर हम मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट रखें। तो हमने देखा कि कंसंट्रेशन ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। तो अब जो गैस हमारे पास एनवायरनमेंट में ज्यादा होगी वो हमारे एल्वियोलाई में आके ज्यादा डिफ्यूज होगी इनटू द ब्लड, और जो गैस हमारे ब्लड में ज्यादा होगी वो डिफ्यूज होगी ब्लड से एल्वियोलाई में ताकि वो एक्सपायर हो सके। अब हमारे एनवायरनमेंट में तीन मेन गैसेस आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। इसमें से आप देखते हैं कि जो
होती है, नाइट्रोजन वो सबसे ज्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन होती है, देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो रेट है ना हर गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है प्रेशर कॉज्ड बाय द गैस अलोन। तो हमें पता है पार्शियल प्रेशर हर गैस का अलग है। ऑक्सीजन है वो अलग लगा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो अलग लगा रही है, नाइट्रोजन है वो अलग लगा रही है। अब इस बात पे डिपेंड करता है कि किस गैस का कितना पार्शियल प्रेशर है। जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा, जिसकी कंसेंट्रेशन जहां ज्यादा होगी, वो उधर से डिफ्यूजन करेगी। अब हम कंसीडर करते हैं कि 79% ये हमें पता है कि होती है हमारे पास नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन, और टोटल प्रेशर एट द सी लेवल होता है 760। ये टोटल होता है, जो हम कहते हैं ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सारी गैसेस का प्रेशर मिला के होता है। तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है 79% ऑफ द 760 इज कॉज्ड बाय नाइट्रोजन। तो जितनी कंसेंट्रेशन नाइट्रोजन की है वो उतना प्रेशर लगा रही है, ऑलमोस्ट 600, और 21% ऑक्सीजन, तो 160। तो टोटल में लाएंगे तो हमारे पास 760 आ जाएगा। तो इसमें जस्ट पार्शियल प्रेशर का आपको कंसेप्ट पता लग गया। ये वही चीज है जो आप फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़ के आ चुके हो अब, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा आइडिया होगा तो आगे सारी चीजें आप लोग को और क्लियर होगी। अब देखते हैं प्रेशर ऑफ गैस डिजोल्व इन द वाटर एंड टिश्यू। अब इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास होती है ना गैस डिजोल्व इन वाटर और बॉडी टिश्यू ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। जो हमारे पास गैस होती है वाटर में या बॉडी टिश्यू में, उनका भी प्रेशर होता है। अब इसमें देखें उनका क्यों होता है, डिजोल्व गैसेस आर मूविंग रैंडमली। देखिए जो चीज रैंडमली मूव कर रही है, कोई चीज मूव कर रही है, उसमें काइनेटिक एनर्जी है, बिकॉज यू नो हाफ mv स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी। एनीथिंग हैज मास एंड द वेलोसिटी हैव काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास गैस वाटर में भी है, तब भी इसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है, इस वजह से वो डिफ्यूज करती है ब्लड में से हमारे पास लंग्स में। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में हो और उसमें काइनेटिक एनर्जी ना हो तो वो कैसे मूव कर सकती है, तो इस वजह से वो ये एग्जांपल उसको प्रूव करती है। अब देखते हैं फर्दर, व्हेन द गैस डिसॉल्व इन द फ्लूइड एनकाउंटर अ सरफेस सच एज सेल मेम्ब्रेन, इट एक्सर्ट ऑन पार्शियल प्रेशर इन द सेम वे गैस इन द गैस फेज डोज। अब देखें जैसे गैस एक, जब इन्होंने सरफेस मेम्ब्रेन से इंटरेक्ट करना है ना, उन्होंने एक पार्शियल प्रेशर लगाना है। अब पार्शियल प्रेशर को PO2 PCO2 PN2 डिपेंड किस गैस का है वो उसका आ जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट चीज आ गई है वो है हमारे पास कि हमारे पास कौन से डिटरमिन करते हैं फैक्टर्स पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का जो डिसॉल्व हो रही है फ्लूइड में। अब इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिपेंड करती है दो चीजों पे, कंसेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व गैसेस और सोल्युबिलिटी कोफिशिएंट। तो इसका क्या मतलब है, डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसेंट्रेशन ऑफ द डिसॉल्व गैसेस। इट मींस जितनी ज्यादा कंसेंट्रेशन उतनी ज्यादा पार्शियल प्रेशर, पहली चीज होगी, आपको मैं पीछे बता दूंगा। अब सोल्युबिलिटी कोएफिशिएंट पे, जितनी ज्यादा गैस की सोल्युबिलिटी उतना कम पार्शियल प्रेशर। ये बात याद रखनी है कि पार्शियल प्रेशर का सोल्युबिलिटी कांस्टेंट से इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि जितनी ज्यादा सोल्युबिलिटी होती है गैस, जितनी ज्यादा डिसॉल्व हो जाती है किसी जगह पे, उसका पार्शियल प्रेशर उतना कम हो जाता है। तो इसमें जस्ट यही बात लिखी हुई है। Conversely, in the case of molecules that are applied high partial pressure will develop with a fewer dissolved molecule. अब हमारे पास following formula which is Henry's law, तो इस law को कहते हैं Henry's law. So according to the Henry law, you come to know that the concentration of the gas is directly proportional to the partial pressure, where the solubility constant is inversely proportional. अब हम देखते हैं solubility coefficient for the important respiratory gases। तो हम देखते हैं solubility constant कार्बन डाइऑक्साइड का 0.57 है। तो इसमें हमें क्या पता लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर देन 20 टाइम्स एज सोल्यूबल एज ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल हमारे पास सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट ज्यादा है, और ये कितना ज्यादा है ऑक्सीजन से, हमें ये बताना चाहिए, इट इज 20 टाइम्स हायर। So therefore the partial pressure of carbon dioxide for the given concentration is less than 1/20 that exerted by the O2। तो हमें हेनरी लॉ क्या बता रहा है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास है
वो हमारे पास पार्शियल प्रेशर 1/20 लगाएगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, अगर हम कंसेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व गैस को रखते हैं कांस्टेंट। क्योंकि हम कंसेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व गैस को कांस्टेंट रखते हैं तो फिर हमें पार्शियल प्रेशर और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन मिल जाएगा। तो ये इधर यहां तक ये बात डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन द गैस फेज ऑफ द एल्वियोलाई एंड डिसॉल्व्ड फेज इन द पल्मोनरी ब्लड। अब जो हम गैस इंस्पायर करते हैं इट इज इन गैसियस फॉर्म, और जो उसके बाद ब्लड में जाती है तो ब्लड में आपको पता है वो फ्लूइड में जा रही है। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें अब ये हमें बताया हुआ है कि जो हमारे पास होता है ना, जो पार्शियल प्रेशर होता है हर गैस का, अब क्योंकि हम अलग अलग गैसेस को डिस्कस करते हैं, ऑक्सीजन को अलग, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग, जो पार्शियल प्रेशर होता है हर गैस का जो रेस्पिरेटरी गैस मिक्सचर में, वो उसको एल्वियोलाई से फोर्स करता है कि वो हमारे पास मूव करे इनटू द ब्लड। और जो वही मॉलिक्यूल्स हमारे पास ब्लड में प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास डिसोल्व जो होते हैं ब्लड में, वो बाउंस कर रहे होते हैं रेंडमली। जस्ट ये यहाँ तक बात बताई हुई है। अब हमारे पास द रेट जिसपे एस्केप होता है मॉलिक्यूल, ये डिफ्यूज होता है, वो डिपेंड करता है कि पार्शियल प्रेशर क्या है उसका ब्लड में और उसका एल्वियोलर गैस में। तो हम देखेंगे, तो इसमें हमें पता है कि जो हमारे पास ऑक्सीजन होती है उसमें हमारा जो पार्शियल प्रेशर है बेसिकली वो ज्यादा होता है गैस फेज में और एल्वियोलाई में। तो वो एल्वियोलाई से कहां पे हमारे पास जाएगी, इनटू दी ब्लड। तो ऑक्सीजन हमारे पास डिफ्यूज होती है फ्रॉम एल्वियोलाई इनटू द ब्लड। बट अगर हम देखें, इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज ग्रेटर इन द डिसॉल्व स्टेट इन ब्लड, जो कि हमारे पास ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से मूव करेगी इनटू द गैस फेज इन एल्वियोलाई। तो इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन है जो कि हम जानते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर। तो वेपर प्रेशर में भी आपको पता है कि जो वाटर होता है ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, और कितना वेपर प्रेशर वो एक्सर्ट करेगा, बॉइलिंग टेम्परेचर पे आप लोगों को पता है वो 760 मिलीमीटर ऑफ Hg वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता है। लेकिन हमने जो देखना है वेपर प्रेशर, वो देखना है बॉडी टेम्परेचर पे विच इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑब्वियसली ये 760 से कम होगा। अब जब हमारे एयर हम एंटर करते हैं तो आपको पता है जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं वो ड्राई होती है। तो हमारी एयर जो ड्राई होती है उसको हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि वो ह्यूमिडिफाइड की जाती है, वार्म की जाती है। इट विल हेल्प, ये हमारा गला सूखने नहीं देती। तो ये हम जब हम इंस्पायर कर रहे हैं तो एयर वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ हमारे पास ह्यूमिडिफाई हो रही है। तो वाटर का जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो जो वेपर प्रेशर है ना वो 47 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके अकॉर्डिंग ही ये हमारे पास मतलब जो सरफेस होती है जहां से ये एवेपोरेट हो रहा होता है डिपेंड कर रहे होता है। तो 37 डिग्री पे ये कितना पार्शियल प्रेशर वाटर के मॉलिक्यूल एक्सर्ट करेंगे, इट इज 47 मिलीमीटर ऑफ Hg। अब ये हमें यही इन्होंने बताया होगा। तो बाकी आप लोगों को ये पता है, ये मैं पीछे बता चुका हूँ कि 100 डिग्री पे 760 होता है, और हमारे पास 47 जो डिग्री जो हमारे पास 37 डिग्री है उसमें 47 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है। तो सिंपली हमारे पास वाटर का यही कॉन्सेप्ट है। अब जितना टेम्परेचर ज्यादा करेगा उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, उतना वेपर प्रेशर ज्यादा। अब हमारे पास नेक्स्ट है pressure difference causes net diffusion of gas through the fluid। तो जितना हमने कहा कि प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी नेट डिफ्यूजन ज्यादा होगी फ्रॉम वन एरिया टू अदर। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको डायग्रामेटिकली देखें, जो नीचे लिखा हुआ है वो यही है। डायग्रामेटिकली आप देख सकते हैं ये हमारे पास हायर कंसेंट्रेशन एरिया, और ये एक बिग एरो है जो कि इस तरफ को मूव कर रहा है। इट मींस के हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जा रहा है। बट आप इसी टाइम एक छोटा एरो भी देख सकते हैं विच इंडिकेट के लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। तो ये एक तरह से आप वेक्टर इसको कंसीडर कर लें। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हायर से लोअर की तरफ जितना जा रहा है उसमें से माइनस करेंगे लोअर से हायर की तरफ जितना वापस आ रहा है, तो आपको सही आंसर मिलेगा कि कितनी डिफ्यूजन हो रही है और आपको कितना प्रेशर रिक्वायर है। जितना ज्यादा आपका यहाँ पे प्रेशर होगा उतना ये वाला एरो हमारे पास बड़ा होता जाएगा, और
ऑपोजिट डायरेक्शन वाला एरो उतना छोटा होता जाएगा। तो इट ऑल डिपेंड्स कि कितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट है। जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होगा उतनी ज्यादा हमारे पास नेट डिफ्यूजन होगी फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट कम्स टू द क्वांटिफाइंग द नेट रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैस थे। जितनी ज्यादा सोल्युबिलिटी उतना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि आपको पता है जो चीज जितनी सोल्यूबल होती है वो इतनी इजीली डिफ्यूज कर सकती है। नेक्स्ट डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। फॉर एग्जांपल एक आपके पास बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया, उस पर ज्यादा मॉलिक्यूल इंटरेक्ट कर सकते हैं। इस मींस अगर ज्यादा मॉलिक्यूल हमारे पास इंटरेक्ट कर सकते हैं तो वो ज्यादा डिफ्यूजन करेंगे। देन नेक्स्ट इज द डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल आपके पास थोड़ा डिस्टेंस है वो आसानी से पार होगा, अगर ज्यादा डिस्टेंस है वो मुश्किल से पार होगा। तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। इट इज इंपॉर्टेंट थिंग। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट उतना मुश्किल से वो डिफ्यूज करेगा, और जितना कम मॉलिक्यूलर वेट वो उतना इजीली डिफ्यूज करेगा। फॉर एग्जांपल एक कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला होता है, एक पतला आदमी गुजरना होता है वो इजीली गुजर जाता है, लेकिन एक मोटा गुजरने की कोशिश करता है वो मुश्किल से गुजरता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूलर वेट एज वेल। द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड। So temperature of the fluid determines the kinetic energy. More the kinetic energy, more the diffusion is. Simple. अब हम इसको फॉर्मूला से देखते हैं, तो आप लोगों को ये अच्छी तरह फॉर्मूला अच्छी तरह आना चाहिए। उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये फॉर्मूला आता होगा, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सारे फैक्टर्स यहाँ से मिल जाएंगे एक्सेप्ट टेम्परेचर, वो आप लोगों को वैसे ही पता है। अब देखिए डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द डेल्टा पी विच इज द प्रेशर ग्रेडियंट। जितना ज्यादा ग्रेडियंट उतनी ज्यादा डिफ्यूजन। डिपेंड अपॉन द एरिया। जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा इंटरेक्ट करने का मौका और उतनी ज्यादा डिफ्यूजन। Then the solubility, the more the solubility of the molecule is, easily वो हमारे पास क्रॉस कर देगा। Inversely proportional to the distance, जितना ज्यादा distance हो उतनी कम डिफ्यूजन होगी ऑब्वियसली, और जितना ज्यादा वेट होता है उतनी कम डिफ्यूजन होती है। तो इधर तक इन्होंने ये बात सारी बताई है। नेक्स्ट हमें ना ये सारी चीजों में ना कुछ कैरेक्टर थे हमारे पास गैस के, और कुछ कैरेक्टर थे हमारे पास जो सरफेस एरिया वो अलहदा फैक्टर से। अब गैस के इनमें क्या फैक्टर है? अब जो डेल्टा पी आई, ये गैस का फैक्टर तो नहीं है ना, ये तो जस्ट उसका एक प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि एक जगह पे ज्यादा एक जगह पे कम है। एरिया भी नहीं, सरफेस एरिया। जो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट होता है और जो हमारे पास सोल्यूबिलिटी होती है, अब ये हमारे पास करेक्टर होता है गैस का। मॉलिक्यूलर वेट गैस का करेक्टर है, सोल्यूबिल वो ज्यादा है कि नहीं है वो उसका अपना करेक्टर है। तो ये हमारे पास दो फैक्टर है जो गैस के है जो डिटरमिन कर रहे हैं डिफ्यूजन। अब हम इधर देखेंगे कि अगर हम देखते हैं डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तो उसमें आप देख सकते हैं 20.3 है कार्बन डाइऑक्साइड की और 1 है हमारे पास डिफ्यूजन कोफिशिएंट। Assuming the diffusion coefficient for oxygen is 1, the relative diffusion coefficient for different gases is 20.3 इसका। अब diffusion coefficient क्या होगा जो इसको इक्वलाइजेशन इक्वल में कंप्लीट करता है। आपको पता है कि हमने जब डायरेक्टली और इनवर्सली जब हमने इसको खत्म करना होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दे दिया हुआ है। नेक्स्ट वो कहता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू द टिश्यू। अब हमारे पास जो होता है ना जो गैस हमारे पास दैट रेस्पिरेटरी इंपॉर्टेंस, जो हाईली लिपिड सोल्यूबल है, वो इजीली हमारे पास सेल मेम्ब्रेन तो पास कर जाएगी, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन जितनी लिपिड सोल्यूबल होगी, सेल मेम्ब्रेन लिपोफिलिक होती है, तो वो इजीली उसमें से पास कर जाएगी। बट अब जो हमने गैस टिश्यू में से पास करनी है वो डिपेंड करता है कि हम, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बहुत ज्यादा थिक लेयर है टिश्यू की, तो हमें मुश्किल से वो पास करोगी। तो ये भी डिटरमिन करता है कि डिफ्यूजन ऑफ गैस कितनी होनी है। यानी जो एल्वियोलाई से जब हमारी गैस की डिफ्यूजन होनी है, तो वो उस पर डिपेंड कर रही होती है कि बीच में कितनी लेयर्स आएगी जिसको गैस को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजों पे डिपेंड कर रही होती है। इसमें जस्ट ये वही सिंपल बात है जो उन्होंने जस्ट लिखी हुई है, आप लोग को जस्ट आइडिया होना चाहिए इन चीजों का। ये सारे यहाँ तक ना ऑलमोस्ट बेसिक्स थी। ये फॉर्मूलाज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे जो हेनरी लॉ पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंपोजिशन ऑफ एल्वियोलर एयर एंड एटमॉस्फेरिक एयर। तो एल्वियोलर एयर का आप लोगों को पता होना चाहिए कि एल्वियोलर और एटमॉस्फेरिक में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्यों होता है? जो आपकी एल्वियोलर एयर है
वो कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में रह जाती है जिसको आप कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। अगर आप नॉर्मली ब्रीदिंग कर रहे हो तो रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी अंदर ही होता है। अब जब ये हमारे पास दोनों अंदर होते हैं, यानी प्रॉपर गैस तो नहीं एक्सचेंज हुई ना, तो एटमॉस्फेयर और एल्वियोलाई की गैस की कंसेंट्रेशन सेम तो नहीं हो सकती, एल्वियोलाई में फिर डिफरेंट होगी। उसके अलावा जो एल्वियोलाई में एयर होती है उसका ऑक्सीजन जाता रहता है ब्लड में, और जो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आती रहती है एल्वियोलाई में। जबकि हमारी एटमॉस्फेयर में तो इसकी कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की डिफरेंट होती है। तो इस वजह से हमारे पास जो होता है ना ऑक्सीजन, ये दो चीजें। फिर उसके बाद हमारे पास जो रेस्पिरेटरी पासेज से जब एयर पास होती है तो वो ह्यूमिडिफाई होती है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल एवेपोरेट होके ऐड होते हैं। तो इस वजह से हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है, जो एल्वियोलर एयर होती है, इनमें कंसेंट्रेशन डिफरेंट गैसेस की डिफरेंट हो चुकी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द एयर इन द रेस्पिरेटरी पैसेज। इसमें अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब उसमें हम ये देखते हैं जो हमारी एयर होती है उसमें आपको पता है दो गैसेस बहुत प्री डोमिनेट कर रही होती है, विच इज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये मेनली गैसेस है। बट यही जब एयर हम हमारे रेस्पिरेशन के थ्रू लंग्स में जा रही होती है तो हम कहते हैं कि ये ह्यूमिडिफाई होती है, यानी वाटर के वेपर्स इसमें ऐड होते हैं। तो 37 डिग्री पे वाटर के वेपर का प्रेशर कितना होता है, वो हमारे पास होता है 47 मिलीमीटर ऑफ एच जी, जो कि हमारे पास अब ऐड हो रहे हैं वाटर वेपर। तो ये जो हमारे पास गैस जाएगी ना, ये अब मिलावट शुदा है। इसमें हमारे पास मिलावट किस चीज की है, वाटर की हुई है। वाटर ने क्या कर दिया, इसके पार्शियल प्रेशर को डाइल्यूट कर दिया है। एक बात याद रखना है, जो पार्शियल प्रेशर हमारे पास ओवरऑल गैस एल्वियोलर गैस का एल्वियोलाई के अंदर होता है और एटमोस्फेयर का बाहर होता है, वो सेम होता है। यानी आप जितने एटमोस्फेरिक प्रेशर पे, आप फॉर एग्जांपल 760 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे है, आपकी जो एल्वियोलाई के अंदर गैसेस का टोटल पार्शियल प्रेशर होगा ना, वो भी 760 होगा। गैसेस की जो हमारे पास गैसेस का पार्शियल प्रेशर है वो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि वो डाइल्यूट हुई है, वो डिफरेंट हो जाएगा। बट जो जो उसका सम होगा ना, फाइनल सम, उसमें वो उतना ही होगा जितना एटमोस्फेयर का होगा। अब डाइल्यूशन हुई है, हमने कहा है कि वाटर वेपर्स ऐड हुए हैं, तो हमारे पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वैसे आम जो नॉर्मली एयर में होता है वो होता है 159 मिलीमीटर ऑफ एच जी। बट वही एल्वियोलाई के अंदर हो जाता है 149 मिलीमीटर ऑफ एच जी। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें हमारे पास इसका रोल भी आ गया। जब वाटर ने ह्यूमिडिफाई की थी एयर को, उसने अपना पार्शियल प्रेशर भी तो एक्सर्ट करना है ना, तो वो इसके पार्शियल प्रेशर को कम कर देगी। तो कितना कम कर दिया, ऑलमोस्ट 10 इसने कम कर दिया इसको। नेक्स्ट आ जाता है कि हम जब नाइट्रोजन को देखते हैं तो नाइट्रोजन हमारे पास पार्शियल प्रेशर होता है 597, इसको डाइल्यूट करके कर दिया 563। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट डिफरेंस आ जाता है 34 का। तो अगर 10 प्लस 34 करें तो ये ऑलमोस्ट इसने इनके प्रेशर को 44 हमारे पास कम कर दिया। बाकी जो 3 है वो बाकी गैसेस में भी होगा। तो मतलब इसने जब डाइल्यूट किया, इसने इन गैसेस के पार्शियल प्रेशर को भी कम कर दिया, सब गैसेस को कर दिया। तो अब इसका जो टोटल सम होगा वो 760 ही होगा। तो एल्वियोलाई, और अगर पूछे कि एटमॉस्फेयर एयर का पार्शियल प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है, तो इक्वल होता है, बट गैसेस के पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं एल्वियोलर एयर इज स्लोली रिन्यूड बाय द एटमॉस्फेरिक एयर। अब जो हमारे पास जो एल्वियोलर एयर होती है ना, अब आपको पता है हमारी जो लंग्स में फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है वो क्या होती है। आप जब नॉर्मली रेस्पिरेशन कर रहे हो, आप सिर्फ टाइडल वॉल्यूम एक्सचेंज कर रहे होते हो। आप सिंपल बैठे हुए सोफे पे बैठे मूवी देख रहे हो, आप जब रेस्पिरेशन जो सिंपल रेस्पिरेशन कर रहे हो उसके बाद आपके अंदर होती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, यानी आपका जो रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये दोनों लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, जिनका सम मिला के होता है ऑलमोस्ट 2300 मिलीलीटर। यानी 2300 मिलीलीटर वो हमारे पास लंग्स के अंदर वॉल्यूम है, जो कि वैसे रहता ही रहता है। मतलब जब आपने एक्सपायर कर दिया तब भी इतना वॉल्यूम पड़ा हुआ है नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद। और जितना रीन्यू होता है हर रेस्पिरेशन में वो 350 ml है। अब आप सोच रहे होंगे कि 350 क्यों है, जबकि हमने पढ़ा है कि 500 जो हमारे पास होता है वो होता है टाइडल वॉल्यूम। ये 350 इसलिए, इसमें से हमने डेड स्पेस का माइनस किया है। यानी 500 होता है टाइडल वॉल्यूम, उसमें से हमने माइनस किया डेड स्पेस का, विच इज 150 ml। तो हमारे पास फाइनल आ जाता है 350 ml। अब ये हमारे पास जो होता है ना 500,
डेड स्पेस वो होती है जहाँ गैसेस एक्सचेंज नहीं होती, ये एल्वियोलाई में इंक्लूडेड नहीं है एरिया, तो इस वजह से हमने इसको माइनस कर दिया, यानी एल्वियोलाई का 350 एल्वियोलाई का चेंज होता है, बाकी डेड स्पेस ऊपर ऊपर होती है तो इसका भी एक्सचेंज हो जाता है। तो हमारे पास 350 ml पर रेस्पिरेशन चेंज हो रहा है। तो हमने देखा कि कितनी ऑलमोस्ट जो 7 जो हमारे पास है ना, वॉल्यूम ऑफ एल्वियोलर एयर रिप्लेस बाय न्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हम न्यू एटमॉस्फेरिक एयर ले रहे हैं वो ऑलमोस्ट 1/7 है, यानी 1/7 सिर्फ एक्सचेंज होता है एक रेस्पिरेशन के बाद। और हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें 16 रेस्पिरेशन के बाद, 16 ब्रेथ के बाद स्टिल अभी भी वो मतलब कंप्लीटली रिमूव नहीं हुआ था एल्वियोलाई से। फिर देखा गया कि 1/2 हमारे पास कब हो जाता है, फॉर एग्जांपल 1/2 अगर हम कहते हैं कि 1/2 ऑफ द लंग वॉल्यूम कब रीन्यू होता है, तो वो 17 सेकंड में उन्होंने लिखा हुआ है कि अबाउट 1/2 ऑफ द गैस इज रिमूव्ड इन द 17 सेकंड व्हेन अ पर्सन एल्वियोलर वेंटिलेशन इज 1/2 ऑफ द नॉर्मल। यानी अगर आपकी नॉर्मल रेस्पिरेशन है तो आपको 17 सेकंड में हो रहा है, आपकी रेस्पिरेशन रेट हाफ हो जाता है, यानी अगर पहले 12 था तो 6 हो जाता, तो ये इसका टाइम डबल हो जाएगा। तो यानी ये रेस्पिरेटरी उस पर डिपेंड करेगा, अगर आपका रेस्पिरेटरी रेट स्लो हो जाता है तो आपका ये टाइम ज्यादा हो जाएगा, अगर आपका रेस्पिरेटरी डबल हो जाता है तो ये टाइम हाफ हो जाएगा, यानी इनवर्स रिलेशन है। तो इसमें जस्ट ये बात बताई है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ द स्लो रिप्लेसमेंट। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि ये स्लोली रिप्लेस हो रहा है और हम वो अब करते हैं। अब देखें जो ये हमारे पास होता है ना, अगर हमारे पास सारी गैस फॉर एग्जांपल एक ही बारी में हम एक्सपायर कर देते और एक ही बारी में हम इंस्पायर कर लेते, तो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बिल्कुल डिफरेंट होती है। मतलब अभी तो हमारे पास वो मिक्सचर है, अंदर कुछ पुरानी पड़ी हुई है, कुछ न्यू ऐड हो जाती है। बट अगर हम कंप्लीटली चेंज कर दे तो सडन गैस कंसेंट्रेशन चेंजेस ब्लड में आ जाए, और अगर हमारे पास सडन गैस कंसेंट्रेशन चेंजेस ब्लड में आ जाए तो जो इन गैसेस को मैकेनिज्म्स रेगुलेट कर रहे थे वो प्रॉपर्ली वर्क ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो डिटेक्ट करते हैं स्मॉल चेंज इन द गैस कंसेंट्रेशन। अब एकदम गैस चेंजेस आई जा रहे हैं हर रेस्पिरेशन के साथ, डिफरेंट गैस कंसेंट्रेशन के साथ चेंजेस आ जाते हैं, तो हमारे मैकेनिज्म प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे। यानी ये हमारे पास एकदम टिश्यूज की ऑक्सीजनेशन, अगर फॉर एग्जांपल सारी एयर हमारे पास ऐसे एक्सचेंज हो जाती है और एक्सपायर हो जाती है और न्यू एयर इंस्पायर हो जाती है, तो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, वेजोकंस्ट्रिक्शन होने लग जाएंगी। तो इसके अलावा मतलब ये मैकेनिज्म्स प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं हो सकते। टिश्यू CO2 हमारे पास कंसेंट्रेशन चेंज हो जाएगी, पीएच चेंज हो जाएगी, और हमें पता है कि पीएच नैरो रेंज में रखनी होती है। इस वजह से आप अगर बहुत ज्यादा तेज इंस्पायरेशन करते हो या एक्सपायरेशन करते हो, हाइपर वेंटिलेशन होती है, तो आप लोगों को पता है कार्बन डाइऑक्साइड जब रिमूव होती है तो आपको रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस हो जाता है। तो ये सारी कंडीशन से आपको क्यों क्या बचाता है, यही एयर बचाती है जो कि आपके अंदर लंग्स में जो हमारे पास पुरानी एयर पड़ी होती है, ताकि ज्यादा ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन चेंज ना हो, ये थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन को चेंज करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर एल्वेओलाई में। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि हमें यह पता होना चाहिए जो ऑक्सीजन है वो कंटिन्यूसली हमारे पास एल्वियोलाई से ब्लड में जाती है एब्जॉर्ब होके, ताकि हमारी बॉडी को जा सके। तो अब इसकी जो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन है ये डिपेंड करती है कि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है। अब जब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगी तो एल्वियोलाई में कंसेंट्रेशन लो हो जाएगी, यानी जितनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी ऑक्सीजन की उतनी ज्यादा हमारे पास एल्वियोलाई में कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन की कम हो जाएगी। फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि रैपिडली कितनी ऑक्सीजन आप इंस्पायर कर रहे हो, आप ब्रीदिंग कितनी कर रहे हो। आपका ब्रीदिंग रेट जितना ज्यादा होगा, ब्रीदिंग जितनी ज्यादा करोगे उतनी ऑक्सीजन आपके लंग्स में और एल्वियोलाई में ज्यादा आएगी। फॉर एग्जाम्पल आप जब एक्सरसाइज करते हो तो आपका ब्रीदिंग रेट क्यों ज्यादा होता है, ताकि ज्यादा ऑक्सीजन आए। तो ये तब के लिए पॉसिबल है। तो आपकी जो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन होती है एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई की बात हो रही है, वो किस बात पे डिपेंड करती है, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि कितनी एब्जॉर्प्शन हो रही है ऑक्सीजन की इनटू द ब्लड। जितनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन उतनी एल्वियोलाई में कंसेंट्रेशन कम, और आपकी कितनी न्यू ऑक्सीजन एंटर हो रही है लंग्स में। जितनी ज्यादा न्यू ऑक्सीजन एंटर होगी उतनी ज्यादा वो एल्वियोलाई में होगी। ये नीचे जो दो एक्सपेरिमेंट है ये आप लोग पढ़ सकते हैं, अगर मर्जी हो, ऐसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें जैसे इसी को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखाया हुआ है।
अदरवाइज इसको करने की जरूरत नहीं होती, आपने एक्सपेरिमेंटली कोई चीज नहीं बतानी होती, आपने ये उसका कंक्लूजन है जो आप लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट अब हम इसी को पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर इन एल्वियोलाई। अभी हमने ऑक्सीजन का पढ़ लिया, अब कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर। तो इसमें हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है वो हमारे पास ब्लड में ज्यादा होती है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास बॉडी में होती है वो ब्लड से एल्वियोलाई में कंटिन्यूसली रिमूव होती है और एल्वियोलाई से फिर वेंटिलेशन में एक्सपायर हो जाती है। लेकिन जो हमारे पास है ना, इसका किस बात पे डिपेंड करता है, इसका भी ऊपर वाले सेम फैक्टर जो ऑक्सीजन पे डिपेंड कर रहा था, ऑक्सीजन जिस पे डिपेंड कर रहा था वही है कि हमारे पास एल्वियोलर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का वो डिपेंड करता है रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीशन, के जितनी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ब्लड से हमारे पास आएगी इनटू द एल्वियोलाई, उतनी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। और उसके अलावा हमारा इस पे डिपेंड करता है कि एल्वियोलर इज इनवर्सली रिलेटेड टू द एल्वियोलर वेंटिलेशन, यानी आप जितना ज्यादा सांस लोगे, जितनी आपके रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा होगा, हाइपर वेंटिलेशन होगी, उतनी कम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होगी एल्वियोलाई में, बिकॉज वो गैस एल्वियोलाई से रिमूव होती रहेगी। यानी हमारी बॉडी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है उस पर डिपेंड करती है एल्वियोलाई की, और एक डिपेंड करती है कि हमारा रेस्पिरेटरी रेट कितना है। तो हमारे जब हम एक्सपायरेशन करती है तो हमारे पास एक्सपायर एयर में डेड स्पेस एयर भी आती है, और हमारे पास कुछ एयर हमारे पास वो आती है जो एल्वियोलर एयर है। तो जो सबसे पहले हम एक्सपायर करते हैं तो वो आती है हमारे पास ट्रैकिया, ब्रोंकाई, माउथ, फेरेंक्स, इधर से। तो ये सारी थी डेड स्पेस, तो ये हमारे पास सारी डेड स्पेस की एयर आई है। फिर आहिस्ता आहिस्ता एल्वियोलर एयर आती है, बट जो हम फोर्स एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है, जो हम बाद में फोर्सली निकालते हैं एयर को, उसमें हमारे पास एल्वियोलर एयर भी होती है। तो जैसे उसमें यही बताया हुआ कि जो नॉर्मली आप ब्रीथ कर रहे होते हो उसमें डेड स्पेस प्लस एल्वियोलर एयर होती है, लेकिन आप नॉर्मल के बाद जो फर्दर एयर को एक्सपेल करने की कोशिश करोगे वो हमारे पास मिक्स एयर होगी। नेक्स्ट आ जाता है